नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक खोए हुए शहर की। एक ऐसी कहानी की जहां मिथ और हिस्ट्री यानी पौराणिक कथाएं और इतिहास आकर मिल जाते हैं। यह कहानी है द्वारका की। एक ऐसा शहर, एक ऐसा रहस्य जो हजारों सालों से समंदर की गहराइयों में कहीं खो गया है। तो सवाल यही उठता है कि क्या हजारों साल पुरानी कोई कहानी, कोई लेजेंड सच हो सकता है? क्या एक ऐसा शहर जिसे कहते हैं कि खुद देवताओं ने बनाया था, वो वाकई में मौजूद था? तो चलिए इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। बात है साल 1983 की। अरब सागर में गुजरात के तट से कुछ दूर डाइवर्स यानी गोताखोरों को कुछ ऐसा मिला जिसने इतिहास की नींव को हिलाकर रख दिया। उन्हें समंदर की रेत के नीचे दबे हुए कुछ मैन मेड स्ट्रक्चर्स मिले। ऐसा लग रहा था मानो पूरा का पूरा शहर समंदर में समा गया हो। अच्छा, अब इस खोज को समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे चलना होगा, लगभग 5000 साल पीछे, उस वक्त जब द्वारका की नींव रखी गई थी। एक ऐसा शहर जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे देवताओं ने बनाया था। तो कहानी की शुरुआत होती है मथुरा से। कंस का ससुर था जरासंध, और उसके 17 हमलों से परेशान होकर भगवान कृष्ण ने यह फैसला किया कि उन्हें अपनी प्रजा के लिए एक नई और सबसे जरूरी एक सुरक्षित राजधानी बनानी होगी। तो कृष्ण ने समुद्र देव वरुण देव से प्रार्थना की, और वरुण देव ने उन्हें समुद्र के बीच 12 योजन मतलब लगभग 153 किलोमीटर जमीन का एक टुकड़ा दिया। इसी जमीन पर भगवान विश्वकर्मा ने एक शानदार शहर बनाया, और उसके बड़े बड़े दरवाजों की वजह से इसका नाम पड़ा द्वारिका, यानी द्वारों का नगर। और इस शहर का स्केल, मतलब वो तो कल्पना से भी परे था। शास्त्रों की माने तो यहां सोने, चांदी और कीमती रत्नों से जड़े 9 लाख से भी ज्यादा महल थे। सोचिए जरा, 9 लाख! देखिए, द्वारका सिर्फ एक अमीर शहर नहीं था, ये एक कमाल का वेल प्लान्ड मेट्रोपोलिस था। यहां सोने और रत्नों से बने महल तो थे ही, साथ में एक मॉडर्न पोर्ट था, एडवांस्ड इरिगेशन सिस्टम था और सीधी चौड़ी सड़कें थीं। ये पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट था, मतलब अपने बाग बगीचे, बाजार, सब कुछ था। पेन कहते हैं ना, जहाँ इतनी तरक्की होती है, जहाँ इतना कुछ बनता है, वहाँ विनाश भी कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा होता है। द्वारका की ये सुनहरी कहानी बहुत जल्द श्रापों के अंधेरे में डूबने वाली थी। तो महाभारत का युद्ध खत्म हुआ। अपने 100 बेटों को खोने के गम में डूबी गांधारी ने कृष्ण को एक श्राप दिया। जैसे मेरे वंश का नाश हुआ है, ठीक वैसे ही तुम्हारे यदुवंश का भी सर्वनाश होगा। और बस इसी श्राप से द्वारका के पतन की कहानी शुरू हो गई। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ये अकेला श्राप नहीं था। कृष्ण के बेटे सांब ने मजाक मजाक में कुछ ऋषियों का अपमान कर दिया। वो एक गर्भवती स्त्री का वेश बनाकर उनके सामने चले गए। इससे गुस्साए ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया, तुम एक ऐसे लोहे के मूसल को जन्म दोगे जो तुम्हारे पूरे कुल का नाश कर देगा। और फिर वो हुआ जिसका डर था। श्राप सच होने लगे एक एक करके। उस लोहे के मूसल को पीसकर पाउडर बनाकर समुद्र में फेंक दिया गया। उस पाउडर को एक मछली ने खा लिया। फिर एक शिकारी जिसका नाम जरा था, उसे वो मछली मिली और उसने उस धातु से एक तीर बनाया। कुछ ही वक्त बाद यदुवंश के लोग अहंकार और नशे में चूर होकर आपस में ही लड़ लड़कर मरने लगे, और आखिर में उसी शिकारी जरा ने गलती से कृष्ण को हिरण समझ लिया और उसी तीर से उन्हें घायल कर दिया। कृष्ण के इस दुनिया से जाने के बाद समुद्र की लहरें उठीं और सोने की द्वारका को हमेशा हमेशा के लिए अपने अंदर समा लिया। तो इस तरह वो शानदार अध्याय तो खत्म हो गया, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। अब 20वीं सदी में इस खोए हुए सच को ढूंढने का एक नया सफर शुरू हुआ। द्वारका को ढूंढने की ये जो कोशिश थी ना, ये दशकों तक चली। 1963 में पहली खुदाई हुई, फिर 1983 से 1992 तक अंडर वाटर एक्सपीडिशंस हुए, और 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने उसी जगह पर जाकर पूजा भी की। हर एक कदम हमें उस सच के और करीब ले जा रहा था, और इस पूरी खोज में डॉक्टर एसआर राव जैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जिन्होंने कई मुश्किलों के बावजूद भी हार नहीं मानी। और इस मॉडर्न सर्च के जो हीरो थे वो थे डॉक्टर एसआर राव, मरीन आर्कियोलॉजी के एक पायोनियर। उनका मानना था कि हमारे शास्त्र सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं, बल्कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें इतिहास दर्ज है, और लोगों के शक के बावजूद वो अपने इस विश्वास पर डटे रहे। और फिर जो सबूत मिलने शुरू हुए वो वाकई हैरान करने वाले थे। चलिए, एक तरफ महाभारत का डिस्क्रिप्शन रखते हैं और दूसरी तरफ जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिली हैं उन्हें देखते हैं।
महाभारत में एक किलेबंद शहर का जिक्र है और समुंदर में 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार मिली। वहां एक बड़े पोर्ट की बात है, यहां 30 से ज्यादा पत्थर के एंकर्स मिले, और जहां भव्य महलों का वर्णन है, वहां बड़े बड़े खंभों वाले ढांचों की नींव मिली। तो अब ये सिर्फ एक मिथ, एक पुरानी कथा नहीं रह गई थी। ये वो पॉइंट था जहां साइंस और फेथ यानी विज्ञान और आस्था का मिलन हो रहा था, और दोनों मिलकर एक भूली हुई सच्चाई को सामने ला रहे थे। लेकिन असली बॉम्बशेल तो तब गिरा जब एक आर्टिफैक्ट की कार्बन डेटिंग की गई, और नतीजा वो चीज 9000 साल पुरानी निकली। ये तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी हजारों साल पहले की बात है। मतलब ये एक ऐसी खोज थी जो हमारे इतिहास की पूरी समझ को बदल सकती है। फिर आई 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी, और इसने तो इस रहस्य से और भी पर्दे हटा दिए। सोनार मैपिंग, जो साउंड वेव से समंदर के नीचे का नक्शा बनाती है, उसने एक पूरे प्लैन्ड सिटी का पैटर्न दिखाया। जियोलॉजिस्ट ने भी कंफर्म किया कि उस दौर में समुद्र का स्तर बहुत तेजी से बढ़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा ग्रंथों में लिखा है। जैसा कि डॉक्टर राव खुद कहते थे, मैं ग्रंथों को धार्मिक किताबें नहीं बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज मानता हूं। और उनकी यही सोच थी जिसने इस पूरी खोज को एक नई दिशा दी। तो सवाल यह है कि क्या द्वारका सच में किसी श्राप से डूबी, या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन था? जियोलॉजिकल स्टडीज बताती हैं कि लगभग 5000 बीसी के आसपास समुद्र का स्तर अचानक बहुत बढ़ गया था। एक ऐसी घटना जो एक पूरे के पूरे शहर को पल भर में निकल सकती है। तो ऐसा लगता है कि विज्ञान और मिथ दोनों एक ही कहानी बता रहे हैं। तो आखिर में द्वारका की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? शायद यही कि साइंस और फेथ दो अलग अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक ही सच तक पहुंचने के दो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस सही वक्त का इंतजार करती हैं दोबारा जगाए जाने का।